तो कल हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट लेयर की सारी चीज़ें कंप्लीट करी थी। ट्रांसपोर्ट लेयर का पहले हमने टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल पढ़ी थी, दोनों का डेटा हेडर डेटाग्राम, उनकी फील्ड्स, उनकी फंक्शनैलिटीज, मतलब उन फील्ड्स का क्या फंक्शन है। ठीक है, टीसीपी का आपको 3 वे हैंड शेकिंग, जो आपका कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट, डेटा ट्रांसफर, कनेक्शन रिलीज, ठीक है, और ये जो कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट और रिलीज वो 3 वे हैंड शेकिंग के थ्रू होता है, उसके स्टेप्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। Then yesterday we had talked about, yesterday and day before yesterday we had discussed about your, अच्छा एक SCTP प्रोटोकॉल भी थी जो आपके टीसीपी और यूडीपी के बेस्ट फीचर्स को लेती है, रिलायबिलिटी भी दे रही है और आपके मैसेज ओरिएंटेड प्रोटोकॉल रहती है इंस्टेड ऑफ बाइट ओरिएंटेड। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ओवरव्यू आपको एससीटीपी का पता होना चाहिए। इन डिटेल टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर और चीज़ आपको बताई गई थी, जैसे आपका जो टीसीपी प्रोटोकॉल रहता है वो आपको कंजेशन कंट्रोल भी प्रोवाइड करता है। कंजेशन कंट्रोल का मतलब क्या हो गया कि फ्लो कंट्रोल ना ही सिर्फ एंड टू एंड डिवाइसेस पे, बल्कि जो इन बिटवीन आपकी डिवाइसेस होस्ट वगैरह राउटर्स वगैरह आ रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना पड़ता है, उसका भी देखना पड़ता है कि कहीं पे नेटवर्क की कैपेसिटी से ज़्यादा तो आप लोड नहीं डाल रहे। तो उसके लिए हम लोगों ने कल वी हैड टॉक्ड अबाउट कंजेशन कंट्रोल कैटेगरीज, मतलब इसी को हम कंजेशन कहते हैं कि जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर आप लोड नेटवर्क पे डाल रहे हो। तो उसके हमारे पास कुछ टेक्निक्स थी, ओपन लूप थी, जिनको हम तब यूज करते हैं कंजेशन को प्रिवेंट करने के लिए। भी कंजेशन हुआ नहीं है बट प्रिवेंट आप कर सकते हो अगर आपकी रीट्रांसमिशन पॉलिसी, विंडो पॉलिसी, एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी, ठीक है, इस तरह की पॉलिसीज अगर आप अडेप्ट करिए, कुछ प्रोटोकॉल्स करती हैं, जैसे ये ट्रांसमिशन टीसीपी का अच्छा तरह से वर्क करता है। विंडो पॉलिसी कैसे होनी चाहिए कि जैसे आपका स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स रहती हैं कि यू आर एबल टू, जैसे गो बैक करने क्या रहता है कि अगर आपका एक भी पैकेट लॉस्ट हो गया तो आपको पूरी की पूरी विंडो रीसेंड करनी पड़ती है, तो वहाँ पे ट्रैफिक बढ़ जाएगा। सिलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट में क्या होता है, सिर्फ जो आपके पैकेट्स लॉस्ट हैं उनको आपको सेंड करना पड़ता है, तो वहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा कंपैरेटिवली लेस रहता है। एक्नॉलेजमेंट हम पॉलिसी कैसे कर सकते हैं कि क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट प्रेफर करे जाते हैं इंस्टेड ऑफ एवरी पैकेट बीइंग एक्नॉलेज। ठीक है, डिस्कार्डिंग पॉलिसी, राउटर्स को पता होना चाहिए कि कौन से पैकेट्स की प्रेसिडेंस कम है, ठीक है, उन पैकेट्स को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। या एडमिशन पॉलिसी देखना चाहिए कि हमारी कैपेसिटी इतनी है, इससे ज़्यादा और नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर सकते, ज़्यादा और एडमिट नहीं कर सकते। तो ये कुछ पॉलिसीज होती है जो कंजेशन को प्रिवेंट करती है। क्लोज लूप पॉलिसीज होती है जो कंजेशन हो गया है तो हम कैसे इन्फॉर्म करें दैट दिस कंजेशन हैज अकर्ड, हाउ वी कैन रिमूव दैट कंजेशन, एलिविएट दिस कंजेशन। ठीक है, तो वो आपकी क्लोज लूप पॉलिसीज रहती हैं, क्लोज लूप की टेक्निक्स रहती हैं। ठीक, फिर हमने ये ट्रांसमिशन पॉलिसी में एक आपकी टीसीपी की पॉलिसी को, बहुत टीसीपी कंजेशन कंट्रोल को बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डिटेल में पता होना चाहिए कैसे वर्क करता है। वी हैड डिस्कस दिस, एक बार आप उस लेक्चर के थ्रू जाइएगा जो कल का है, जिसमें हम लोगों ने इसको अच्छे से डिस्कस करा था कि टीसीपी का जो कंजेशन कंट्रोल रहता है आपके 3 स्टेप्स में रहता है। स्लो स्टार्ट फेज, जिसको हम एक्सपोनेंशियल इंक्रीज जिसमें हम करते हैं। नेक्स्ट आपका फेज आता है और नेक्स्ट जो आपका फेज आता है आफ्टर स्लो स्टार्ट फेज इज योर कंजेशन अवॉइडेंस फेज, जिसमें हम एडिटिव इंक्रीज करते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज की जगह। और लास्ट फेज आपका कंजेशन डिटेक्शन आता है। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज में क्या रहता है कि आप सबसे पहले स्टार्ट करते हो आपकी जो मैक्सिमम विंडो साइज, एक्चुअल विंडो साइज आपका क्या होता है, मिनिमम ऑफ योर कंजेशन विंडो साइज और योर रिसीवर विंडो साइज। तो मान के चलते हैं कि कंजेशन विंडो साइज जो कि राउटर्स की विंडो पे डिपेंड करता है वो स्मॉलर यूजुअली रहता है। ठीक है, तो हम कंजेशन जो एक्चुअल विंडो साइज हम कंजेशन विंडो साइज के बराबर मान के चलते हैं। और अभी जो हमारा स्लो स्टार्ट फेज है, जो फर्स्ट फेज में, उसमें सबसे पहले हम कंजेशन विंडो को 1 MSS मैक्सिमम सेगमेंट साइज के बराबर रखते हैं। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ एक सेगमेंट को सेंड करेंगे, एक सेगमेंट सेंड हुआ, उसका एक्नॉलेजमेंट आया, तब हम अपनी कंजेशन विंडो साइज को बढ़ाते हैं। ठीक है, कैसे बढ़ाते हैं, एक्सपोनेंशियल, एक एक भेजा, ठीक है, तो आपका 2 to the power 1 इक्वल टू 2। अब कंजेशन विंडो साइज क्या हो गया, 2 हो गया, तो आप 2 सेगमेंट्स भेज सकते हो राउंड 2 के बाद। ठीक, उनका जैसे एक्नॉलेजमेंट आता जाता है वैसे वैसे आप इनकी विंडो को 1 MSS बढ़ाते जा रहे हैं, तो 2 भेजे। ठीक, तो आपका उन दोनों का एक्नॉलेजमेंट रिटर्न होकर आ गया राउंड 2 के बाद। तो यहाँ पे योर कंजेशन विंडो साइज विल बिकम 2 to the power of 2 which is equal to 4, राइट।
देन So in your exponential increase phase, what I was saying कि आपका विंडो साइज यहाँ पे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते हैं। तो पहले एक सेगमेंट भेजा, उसका एक्नॉलेजमेंट आया, तो आपका कंजेशन विंडो साइज बढ़ के क्या हो जाएगा 2 to the power of 1 equal to 2। ठीक है, फिर इन दो सेगमेंट्स को भेजा, दो सेगमेंट्स आप यहाँ पे भेज सकते हो। फिर इनका एक्नॉलेजमेंट जब रिटर्न होकर आएगा तो आपका राउंड 2 के बाद कंजेशन विंडो साइज की हो जाएगी 2 to the power of 2 which is equal to 4, राइट। यानी आप चार सेगमेंट्स एक साथ देख सकते हो। इन चार सेगमेंट 4 5 6 7 इनका जैसे जैसे एक्नॉलेजमेंट आता जाएगा वैसे वैसे आप 1 MSS अपना विंडो को बढ़ाते जाइए। ठीक है, 4 के बाद यहाँ पे 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया, तो 7 सेगमेंट का एक्नॉलेजमेंट आ गया, तो हमारा राउंड 3 कंप्लीट हो गया है और कंजेशन विंडो हमारी क्या हो गई 2 to the power of 3 which is equal to 8। तो यहाँ पे हमारा विंडो साइज कंजेशन विंडो का कैसे इंक्रीज कर रहा है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। यानी अब एट द एंड ऑफ राउंड 3 हम कितने 8 पैकेट्स एक साथ, 8 सेगमेंट्स एक साथ भेज सकते हैं। तो यहाँ पे स्लो स्टार्ट फेज में 1 सेगमेंट से 1 MSS से स्टार्ट करते हैं और विंडो को बढ़ाते जाते हैं एक्सपोनेंशियली। ठीक है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होने के बाद कब तक के बढ़ाएंगे, एक आपका स्टार्ट SSS थ्रेशोल्ड होता है, एक वैल्यू डिफाइंड रहती है 65535 बाइट्स तक रहती है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब एक पॉसिबिलिटी है कि इतने आप विंडो साइज बढ़ा रहे हो, इतने आप सेगमेंट्स भेज रहे हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कंजेशन अब आपका हो जाए। ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कंजेशन विल स्टार्ट ओवर देयर, राइट। So we have to enter from your slow start phase to we have to move towards your congestion avoidance phase। ठीक है, congestion avoidance phase में हम क्या करते हैं, instead of exponentially increasing the congestion window size हम यहाँ पे incremental, ठीक है, additive increase करते हैं, +1 करते जाते हैं। ठीक है, +1 कैसे करेंगे, आपने एक सेगमेंट भेजा, इसका एक्नॉलेजमेंट आया, आपका राउंड 1 कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पर 1 + 1 कंजेशन विंडो साइज हमारा 2 हो गया। ठीक है, तो आप दो सेगमेंट भेज सकते हो। आपने ये दो सेगमेंट्स भेजे, इनका एक्नॉलेजमेंट आया, राउंड 2 के बाद अब जब पूरी विंडो सेंड हो जाएगी, पूरी विंडो, दो विंडो साइज है, दोनों विंडो के सेगमेंट्स को आपने भेजा, जब इस दोनों विंडो के एक्नॉलेजमेंट मतलब इन दोनों सेगमेंट्स के एक्नॉलेजमेंट आ जाएंगे, तब आप कंजेशन विंडो साइज को एक्सपोनेंशियली नहीं इंक्रीज कर रहे हो, सिंपली इंक्रीमेंट कर रहे हो, इंक्रीज एडिटिव इंक्रीज कर रहे हो। तो 2 + 1 = 3। तो राउंड 2 के बाद जहाँ पे आपने दो सेगमेंट्स भेजे थे, अब आपका इंक्रीमेंटल इंक्रीज हो रहा है, मतलब एडिटिव इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सिंपली +1 करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा विंडो साइज 3 हो जा रहा है। उसके बाद यानी आप 3 सेगमेंट एक साथ भेज सकते हो, 4 5 6। ठीक है, 4 5 6 भेजा, इस पूरी विंडो, इस कंप्लीट विंडो के जितने भी सेगमेंट्स हैं जब आपने सेंड कर दिए, उनका एक्नॉलेजमेंट आ गया, तब हम अपना कंजेशन विंडो साइज बढ़ाकर फिर से +1 करते हैं, तो 3 के बाद 4 हो गया। तो जहां आपका कंजेशन जो स्लो स्टार्ट फेज था, वहां पे एक्सपोनेंशियल हर राउंड के बाद एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करी थी विंडो, 2 to the power of 1 2 to the power of 2 2 to the power of 3। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे सिंपली +1 करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका कंजेशन अवॉइडेंस रहता है। इसको एक बार पुराना लेक्चर देखिएगा, उसमें हमने डिस्कस करा था। और ये एडिटिव इंक्रीज कब तक ये चलता रहता है, जब तक कि एक्चुअल कोई कंजेशन आपका डिटेक्ट ना हो जाए। कंजेशन डिटेक्ट करने के हमारे पास दो तरीके रहते हैं, एक आपका टाइम आउट टाइमर रहता है। टाइम आउट टाइमर का मतलब क्या हो गया कि फॉर शॉर्ट आपका कंजेशन, मतलब शॉर्ट नहीं लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ कंजेशन है। ठीक है, क्योंकि टाइम आउट हो गया लेकिन एक्नॉलेजमेंट नहीं आया। दूसरा डिटेक्शन का तरीका रहता है कि 3 एक्नॉलेजमेंट एक पर्टिकुलर डेटा पैकेट के लिए आए, इसके माने देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ लो पॉसिबिलिटी, बहुत हाई नहीं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, वीकर पॉसिबिलिटी है कंजेशन की। है, तो ये आपका कंजेशन 3 एक्नॉलेजमेंट से कंजेशन डिटेक्ट होता है, बट देयर इज अ दैट पॉसिबिलिटी इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग वन। ठीक है, तो आपका जब टाइम आउट टाइमर वाला केस आता है, तो वी हैव टू गो इनटू द दैट इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ अ कंजेशन। तो हम क्या करते हैं, स्लो स्टार्ट फेज में चले जाते हैं। स्लो स्टार्ट फेज का मतलब क्या हो गया कि आपकी कंजेशन विंडो साइज फिर से 1 MSS से स्टार्ट होगी और थ्रेशोल्ड जो पुरानी जो करंट विंडो साइज है उसका हाफ हो जाएगा, और आप फिर 1 MSS से
फिर आप मतलब स्लो स्टार्ट फेज में 1 MSS से स्टार्ट करके फिर आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करते हो, ठीक है। लेकिन अगर 3 एक्नॉलेजमेंट का केस है तो हम मान के चलते हैं कि देयर इज अ लो पॉसिबिलिटी ऑफ कंजेशन बट स्टिल वी हैव टू टेक द सर्टेन स्टेप्स। तो इन दैट केस व्हाट वी डू, इंस्टेड ऑफ गोइंग इन द स्लो स्टार्ट फेज हम कंजेशन अवॉइडेंस फेज में जाते हैं। कंजेशन अवॉइडेंस फेज में क्या रहता है, आपका जो कंजेशन विंडो साइज है वो 1 MSS से वन मैक्सिमम सेगमेंट साइज से ना स्टार्ट होकर इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर एसएसएस थ्रेशोल्ड वैल्यू, ठीक है। जो भी आपके एसएसएस थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी, जो हाफ ऑफ द करेक्ट विंडो होगी, उसके उसके बराबर आप कंजेशन विंडो को पे ले जाते हो और सिंपली एडिटिव इंक्रीज करते हुए +1 करते हुए लीनियरली इंक्रीज करते हो अपना कंजेशन विंडो को। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है कि वी आर स्टार्टिंग विद 1 MSS, ठीक है। हमारा ये कंप्लीट एक फ्लो बता रहा है टीसीपी कंजेशन कंट्रोल का, जो आपकी सॉरी टीसीपी रिट्रांसमिशन जो पॉलिसी रहती है कैसे वर्क करती है, कंजेशन कंट्रोल कैसे करती है। तो सबसे पहले 1 MSS से स्टार्ट करते हैं। ये आपका कौन सा फेज है, ये स्लो स्टार्ट फेज है जिसमें आपका कंजेशन विंडो साइज आपकी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है। तो 1 MSS से स्टार्ट करा, 1 के बाद आपके बढ़ के 2 हुई, 2 के बाद आपकी 4 हुई, ठीक है। इट कैन गो अप टू हाउ मच, टिल 2 to the power of 4, ठीक है। 16 मान लिया हमारा थ्रेशोल्ड, ठीक है। 2 to the राउंड 4 के बाद 2 to the power of 4 हमारी 16 साइज हो गया, ठीक है। थ्रेशोल्ड पे जैसे ही पहुंचा, एसएसएस थ्रेशोल्ड जो आपने डिफाइन करा था, इसके बाद हम कंजेशन अवॉइडेंस फेज में जाते हैं जहां आपका एडिटिव इंक्रीज रहता है। यहाँ पे लीनियरली आपकी कंजेशन विंडो इंक्रीज करती है हर राउंड के बाद, बस सिंपली +1 आप करते चले जाते हो। ठीक कब तक के करोगे, जब तक कि कहीं पे कंजेशन डिटेक्ट ना हुआ हो। कंजेशन डिटेक्ट होने के दो तरीके, टाइम आउट टाइमर और 3 एक्नॉलेजमेंट्स। टाइम आउट टाइमर का मतलब हो गया कि देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी ऑफ अ कंजेशन, इन दैट केस व्हाट डू वी डू, हम कंजेशन विंडो को एकदम एब्रप्टली डिक्रीज कर देते हैं, उसके साइज को डिक्रीज करके कहाँ पर ले आते हैं, टू द साइज ऑफ 1 MSS। और फिर से हम स्लो स्टार्ट फेज में जाकर एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करते हैं, कब तक के, जो करंट जो थ्रेशोल्ड है वो क्या होगा, जहाँ पे आपका कंजेशन डिटेक्ट हुआ है उससे उसका हाफ हो जाएगा। यहाँ पे 20 पे आपका कंजेशन डिटेक्ट हुआ है, तो अब हमारा थ्रेशोल्ड 16 की जगह कितना हो जाएगा, 20 का हाफ, दैट इज 10, ठीक है। तो स्लो स्टार्ट फेज आपका 10 तक के रहेगा, ठीक है। 10 तक के ग्रो करेगा। उसके बाद थ्रेशोल्ड पे पहुंचने के बाद आपका एडिटिव इंक्रीज रहता है, तो +1 आप करते जाते हो जब तक कि अगली बार आपका कंजेशन ना डिटेक्ट हो। यहाँ पे मान लीजिए अगर 3 एक्नॉलेजमेंट के केस में आपका कंजेशन डिटेक्ट हुआ, तो हम क्या करते हैं, अपनी कंजेशन विंडो साइज को 1 पे ना ले जाकर हाफ ऑफ द थ्रेशोल्ड पे करते हैं। तो हमारा थ्रेशोल्ड 10 है, तो यहाँ पे 5 पर हो जाएगा, तो कंजेशन विंडो साइज हमारा 5 हो जाएगा। और वी हैव कम बैक, और हम किस पे आते हैं, स्लो स्टार्ट फेज में ना आकर वी कम इनटू एडिटिव इंक्रीज फेज, ठीक है। एडिटिव इंक्रीज मतलब कंजेशन अवॉइडेंस फेज। और यहाँ पे फिर से आपका कंजेशन विंडो लीनियरली ग्रो करता है, कब तक ये करता है, जब तक कि आपका कंजेशन आगे ना डिटेक्ट हुआ हो। तो ये आपके टीसीपी की कंजेशन कंट्रोल पॉलिसी है, ये हम लोगों ने डिस्कस करी थी कल की क्लास में, जिसमें आप लोग आई नहीं थी। फिर यस मैम। क्वालिटी ऑफ सर्विस बताई थी। क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या रहता है, these are certain flow characteristics which every network attains, he seeks to attain, चाहता है कि ये प्रॉपर्टीज, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको अटेन करने की कोशिश करे, ठीक है। तो ये क्वालिटी ऑफ सर्विस 4 चीजों से डिफाइंड रहती है, रिलायबिलिटी, डिले, जिटर और बैंडविड्थ। रिलायबिलिटी का मतलब क्या हो गया, हम कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जैसे ईमेल सर्विसेज हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जहाँ पे रिलायबिलिटी हाई चाहिए रहती है। कुछ सर्विसेज होती हैं जिनको डिले कम से कम चाहिए रहता है, जो आपके रियल टाइम एप्लीकेशन, मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन, उनका डिले चाहिए कम चाहिए रहता है। जिटर क्या रहता है कि आपके जो डिफरेंट पैकेट्स आपने सेंड करे हैं, ठीक है, जो आप भेज रहे हो, उनमें कांस्टेंट डिले रहे, ठीक है। ऐसा ना हो कि कुछ पैकेट जल्दी आ जाए, कुछ में ज़्यादा डिले होगा। 20 सेकेंड्स का डिले है फर्स्ट पैकेट में, तो मतलब आपने 1 सेकेंड पे भेजा, आपने 1 सेकेंड पे कोई पैकेट भेजा और वो रिसीव हो रहा है 21 सेकेंड पे, तो यहाँ पे डिले कितना हुआ, 20 सेकेंड पे हुआ। अगला पैकेट आपने मान लिए 5 सेकेंड्स के बाद भेजा, तो इट शुड रीच इन 20 + 5, ठीक है। तो यह क्या हो गया, 25 सेकेंड पे। तो एक कंसिस्टेंट होना चाहिए कि जो पैकेट सेंड कर रहे हैं और जो रिसीव हो रहा है, अगर उसमें डिले 20 सेकेंड का है फर्स्ट पैकेट में, तो सेकेंड पैकेट में 20 सेकेंड का होना चाहिए। जो वेरिएशन डिले में है वो नहीं होने चाहिए। जिटर का मतलब क्या हो गया कि डिलेस में वेरिएशन बहुत ज्यादा है, इट शुड स्टे सेम। डिले हो रहा है, ठीक है, डिले तो हो गई, नेटवर्क को ट्रैवल्स कर रहा है, बट सेम डिले होना चाहिए,
ठीक है, फिर आपका बैंडविड्थ होता है, कुछ एप्लीकेशन में ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए रहती है, कुछ में कम चाहिए रहती है। फिर हमारे पास क्वालिटी ऑफ सर्विस को इम्प्रूव करने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहले हमारे पास शेड्यूलिंग आता है, फिर आपका ट्रैफिक शेपिंग आता है, फिर एडमिशन कंट्रोल, रिसोर्स रिजर्वेशन आता है। तो शेड्यूलिंग में सिंपली ये है कि जो भी डेटा पैकेट्स आ रहे हैं उनको राउटर जो है फेयर तरीके से हैंडल करे, प्रोसेस करे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्यूज रहते हैं, फीफो क्यू रहता है, आपका प्रायोरिटी क्यू रहता है, और आपका वेटेड फेयर क्यू रहता है। फीफो क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेस पे रहता है, जैसे डेटा पैकेट्स आएंगे वैसे वैसे आप प्रोसेस करके उनको डिपार्चर करोगे। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू में क्या रहता है, इसमें आपका फीफो क्यू में ऐसा हो सकता है कि कोई प्रायोरिटी नहीं सेट है, हो सकता है कोई हायर प्रेसिडेंस या हायर प्रायोरिटी के पैकेट आए, वो भी फीफो क्यू में उनका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की वजह से वेट करेंगे। प्रायोरिटी क्यू क्या कहता है कि जो हायर प्रेसिडेंस के डेटा पैकेज उनकी प्रायोरिटी हाई है तो उनके लिए आप अलग क्यू मेंटेन करिए, और लोअर प्रायोरिटी के लिए अलग क्यू मेंटेन करिए, और आप इन दोनों में स्विच करते जाते हो। ठीक है, पहले हायर प्रायोरिटी वालों को आप हैंडल करोगे, फिर लोअर प्रायोरिटी वालों को क्लासिफाई करना पड़ता है। ये सब कहाँ पे हो रहा है, राउटर के एंड पे हो रहा है, राउटर प्रोसेस करता है डेटा पैकेज को। ठीक है, देन भी इसमें स्टारवेशन का प्रॉब्लम आता है, तो वेटेड फेयर क्यूइंग पॉलिसी रहती है। वेटेड फेयर क्यू कहता है कि हर अलग अलग क्यूज मेंटेन करिए प्रायोरिटी के बेस पे, हायर प्रायोरिटी वालों को ज्यादा वेट दीजिए, लोअर प्रायोरिटी वालों को लोअर वेट दीजिए। तो हायर प्रायोरिटी वाले से वेट 3 है तो इसमें 3 पैकेज एक साथ ये डिस्पर्स करेगा, 3 पैकेज को एक साथ प्रोसेस करेगा। वेट 2 वालों में से सिर्फ 2 को करेगा राउंड रॉबिन वे में। ठीक है, इसमें से 3 लिए, इसमें से 2 लिए, इसमें से 1 लिए, फिर 3 2 1, इस तरह से राउंड रॉबिन वे में आपका प्रोसेसिंग चलती है इन योर प्रोसेस इन योर राउटर। ठीक है, फिर आपके पास ट्रैफिक शेपिंग आ गया। ट्रैफिक शेपिंग क्या कहता है कि जो रेट ऑफ डेटा आप भेज रहे हो, जिस रेट पे डेटा को सेंड करो, जो अमाउंट ऑफ डेटा सेंड कर रहे हो, वो रेट एक कंसिस्टेंट होना चाहिए। वो रेट बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, फ्लो ऑफ डेटा शुड बी कांस्टेंट। ठीक, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, वी ट्राई टू अवॉइड बस्टी डेटा। ठीक है, बस्टी डेटा चंक जो हमारे पास रहते हैं वो हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि कहीं पे उनके पीक बहुत ज्यादा हाई चली जाती है, कहीं पे वो एकदम जीरो पे आ जाते हैं। तो बस्टी चंक्स दे में जो पीक डेटा पे आपका चांसेस ऑफ कंजेशन और मोर, क्योंकि आप कहीं पे बहुत ज्यादा डेटा सेंड कर रहे हो, कहीं पे आप बिल्कुल भी सेंड नहीं कर रहे हो। जो आपकी रेट आउटपुट रेट है डेटा नेटवर्क पे सेंड करने का, वो एक कंसिस्टेंट होना चाहिए, वो वेरी इतना नहीं करना चाहिए। तो वो आपका ट्रैफिक शेपिंग रहता है कि देयर शुड बी अ प्रॉपर जो आउटपुट रेट ऑफ डेटा है दैट शुड रिमेन कांस्टेंट। ठीक, तो जैसे यहाँ पर हमारा 12 एमबीपीएस डेटा है, यहाँ पे 2 एमबीपीएस डेटा है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए 2 सेकंड्स के लिए आप 12 एमबीपीएस तक के डेटा भेज रहे हो, फिर 2 से लेकर 7 सेकंड के लिए आप कुछ भी नहीं सेंड कर रहे हो, फिर 7 से 10 के बीच में आप 2 एमबीपीएस की बैंडविड्थ से डेटा भेज रहे हो। ठीक है, तो दिस इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, दिस इज बर्स्ट ऑफ चंक्स ऑफ डेटा आप भेज रहे हैं, और एक कांस्टेंट रेट से नहीं भेज रहे हैं। तो दिस बस्टी डेटा कैन कैन आपके ट्रैफिक शेपिंग के लिए बहुत, मतलब इट इज नॉट good for your traffic being sent to the network। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स रहती हैं, लीकी बकेट और टोकन बकेट, जो कि क्या करते हैं, आपका नेटवर्क में जो डेटा आप सेंड कर रहे हो वो एक कांस्टेंट रेट से सेंड करो, कि कभी ऐसा ना हो कि बहुत पीक पे पहुंच जाए, कभी आपका एकदम जीरो पे आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे क्या है, 12 × 2, ठीक, दिस इज इक्वल टू 24। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 सेकेंड 2 एमबीपीएस कितनी देर के लिए जा रहा है, 7 to 10 सेकेंड्स के लिए, दैट इज 6। तो ये 30 सेकेंड्स, सॉरी 10 सेकेंड से आपका 30 बिट्स एमबी डेटा जा रहा है। ठीक है, इसको अगर हम पूरे 10 सेकेंड में कंसिस्टेंट कर लें कि जो 3 एमबीपीएस की स्पीड पे कर लें, मतलब 30 / 10 सेकेंड्स के टाइम अगर हम करें, तो हमारा रेट क्या हो जाएगा, 3 एमबीपीएस हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट रेट से हम डेटा को सेंड कर सकते हैं अगर हम सर्टेन स्ट्रेटेजीज फॉलो करें, जैसे कि लीकी बकेट क्या कहता है, एक 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 बकेट की तरह इसको इमेजिन करिए। एक इमेजिनरी बकेट है जिसमें जो इनपुट स्ट्रीम ऑफ डेटा है वो किसी भी स्पीड से आ रहा हो, लेकिन जो आउटपुट है वो फिक्स्ड फ्लो है, कि ये इसी इसी स्पीड से आप अपने डेटा को नेटवर्क में प्लेस करोगे, इसी स्पीड से आप अपने मतलब इसी रेट से आप अपने डेटा को नेटवर्क पे सेंड करोगे, भले ही इनपुट रेट हमारा जो भी हो। ठीक है, तो ये आपका ट्रैफिक शेपिंग में हेल्प करता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक क्यू मेंटेन करते हैं। ठीक है, और इस क्यू के साथ हम एक 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 काउंटर रखा जाता है एन। ठीक है, जो
एक फर्स्ट टिक ऑफ द क्लॉक पे काउंटर आपने सेट कर दिया एन पे, ठीक है। और जैसे जैसे स्क्रू से डेटा पैकेट आप रिमूव करते जाते हो, उस डेटा पैकेट के साइज के बराबर आप इस काउंटर से उतने बिट्स, जो भी आपका डेटा पैकेट का साइज है वो रिड्यूस करते जाते हो, आप डिक्रीमेंट करते जाते हो। कब तक ये डिक्रीमेंट करते हो? जब तक कि काउंटर का साइज आपके डेटा पैकेट के साइज से बड़ा हो, ठीक है। जैसे जैसे डेटा पैकेट रिमूव करते जाओगे वैसे वैसे काउंटर को डिक्रीमेंट करते चले जाएंगे। इससे क्या होगा, एक टिक ऑफ द क्लॉक पे, ठीक है, एक टिक ऑफ द क्लॉक पे, तो उससे क्या आपका कंसिस्टेंट रहेगा कि वन टिक ऑफ द क्लॉक पे अप टू एन बिट्स, ठीक है, जो भी आपका काउंटर आपने एन सेंड करा है, उस एन के डेटा पैक, उस एन साइज के ही उस एन रेट से ही आपका डेटा सेंड होगा टू द नेटवर्क, ठीक है। एन से जैसे ही आगे डेटा पैकेट का साइज बढ़ता है देन वी विल बी रीसेटिंग द काउंटर, फिर हम रीसेट करेंगे काउंटर को, और अगली टिक ऑफ द क्लॉक पे फिर से हम एन एन पे सेट करके फिर हम कोशिश करेंगे कि आपके काउंटर के साइज के बराबर डेटा पैकेट्स नेटवर्क पे प्लेस करे जाए, ठीक है। जैसे पैकेट सेंड करते जाते हो वैसे वैसे काउंटर को उस पैकेट के साइज से डिक्रीमेंट करते जाते हो। तो लीकी बकेट इस तरह से वर्क करता है कि कांस्टेंट रेट से आपका डिपार्चर होगा फ्रॉम दैट राउटर, ठीक है। डेटा पैकेट्स को आप कांस्टेंट रेट से रिमूव करोगे, ठीक है। कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ अ काउंटर साइज एन, ठीक है, उसके बराबर ही आप डेटा पैकेट्स को मूव करते हो, ठीक है। तो ये वर्सिटी ट्रैफिक को एक फिक्स रेट ट्रैफिक में एवरेजिंग करता है डेटा रेट का विद द हेल्प ऑफ दिस काउंटर, जिससे कि आपका आउटपुट रेट कांस्टेंट रहे। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम थी कि वो इट इज नॉट कंसिडरिंग द केस ऑफ the time where you are where it is sitting idle। कुछ हो सकता है नेटवर्क जो कुछ आपका क्या कहते हैं, कुछ होस्ट है या राउटर है, कुछ टाइम के लिए वो कोई भी नेटवर्क पे आपका ट्रैफिक नहीं सेंड कर रहा है, तो उस आइडल टाइम को नहीं कंसिडर करता है, ठीक है। तो उसको उस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हमारे पास टोकन बकेट आता था, जो क्या कहता है, जो आइडल टाइम, जिस टाइम पे आप कोई भी डेटा पैकेट नहीं सेंड कर रहे हो, उस टाइम के लिए, हर टिक के लिए हम एक टोकन अपनी बकेट में ऐड करते जाते हैं। और जैसे जैसे आप यहाँ पे, वहाँ पे क्या था, काउंटर के बेस हो रहा है, यहाँ पे आप टोकन्स कलेक्ट करते जाते हो, और जैसे जैसे डेटा पैकेट सेंड कर रहे हो वैसे वैसे एक एक टोकन आप यूज करते जाओ, जितने टोकन्स आपके उतने डेटा पैकेट्स आप भेज सकते हो। तो ये कुछ हमारे पास ये दिस मच इज रिक्वायर्ड। फिर आपके एडमिशन कॉल कुछ और भी दो चीजें, तो उसको थोड़ा सा आप देखिएगा, क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव करने के, आपका रिसोर्स रिजर्वेशन और एडमिशन कंट्रोल है। Other two ways we had talked about yesterday to improve your quality of service। प्री ट्रांसपोर्ट लेयर आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर, ठीक है। आज से हम थोड़ा आपका एप्लीकेशन लेयर का, प्री एप्लीकेशन लेयर की मोर और लेस चीजें आपको पता ही रहती हैं, क्या क्या आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एप्लीकेशन लेयर विल बी कंप्लीटिंग इन टुडे मंडे। तो उसमें कौन कौन से हम एप्लीकेशन लेयर की सर्विसेज देखेंगे? व्यू भी सबसे पहले आपकी डोमेन नेम सर्वर है, सबसे पहले हम जो एप्लीकेशन लेयर की सर्विस देखेंगे दैट विल बी योर डोमेन नेम सर्विस, ठीक है। सेकंड हमारे पास टेलनेट या रिमोट लॉगिन की रहती है। फिर सबसे डिटेल मुझे तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ठीक है। फिर आपकी एफटीपी की सर्विसेज रहती है जिसको हम देखेंगे। देन यू हैव योर वर्ल्ड वाइड वेब, जो आपको ऑलरेडी पता है, एचटीटीपी का आपको फंक्शनिंग पता है, क्लाइंट सर्वर पैराडिग्म में कैसे आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम वर्क करता है। फिर थोड़ा सा एक एसएनएमपी है, जिसको एसएनएमपी में कैसे नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल आपकी वर्क करती है, मतलब दिस इज आल्सो एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल फॉर नेटवर्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये 3-4 एप्लीकेशन लेयर की सर्विसेज हैं जिनको हम डिटेल में नहीं, एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपकी कौन सी आती है? डोमेन नेम सर्विस। डोमेन नेम सर्विस का क्या काम रहता है? आपको पता है कि इंटरनेट में हर एक सिस्टम को हम किससे आइडेंटिफाई करते हैं? विद द हेल्प ऑफ इट्स आईपी एड्रेस, ठीक। लेकिन एज ह्यूमंस हमें आईपी एड्रेस याद रखना आसान नहीं रहता है, हमें उनके डोमेन नेम्स ज्यादा इजीली याद होते हैं, ठीक है। वी एड्रेस जो उनका रहता है, न्यूमेरिक नंबर्स ना याद करके हमें उनके नाम ज्यादा इजीली याद रहते हैं। तो हमारे पास एक तरीका होना चाहिए जिससे कि हम इस नेम को उनके एड्रेस से मैप करें। तो ये नेम और एड्रेस की जो मैपिंग होती है कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ योर डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लिए कोई यूजर है,
ठीक, इस यूजर को एक पर्टिकुलर पर्सन ए पर्सन @ क्या है wonderful.com, कोई वेबसाइट, कोई आपका डोमेन नेम है, कोई wonderful.com है, ठीक है, जिसको उसको इस डोमेन पे हमारे पास ये पर्सन का ईमेल आईडी है, ठीक है, इसको मेल सेंड करना है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, इट विल बी मेकिंग यूज ऑफ योर एसएम। जब हम मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल application की सर्विस पढ़ेंगे, then we'll get to know there are some SMTP clients which are helping you in mail transfer, ठीक है। तो SMTP client क्या करेगा, इस डोमेन के corresponding it needs to know the IP address, ठीक। तो वो कैसे गेट करता है, it sends request to a DNS client। ये DNS client क्या करता है, एक DNS सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, ये सर्वर होगा, ठीक है, पूछेगा कि इस डोमेन के कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस क्या है इसका नेटवर्क का एड्रेस। तो वो आपके डोमेन नेम सिस्टम का फंक्शनैलिटी रहती है कि कोई भी नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग, डोमेन नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका आईपी एड्रेस रिटर्न करना। तो यहाँ पे wonderful.com के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी उसका आईपी एड्रेस होगा, ये डीएनएस क्लाइंट को भेजेगा, डीएनएस क्लाइंट वापस से आपके एसएमटीपी क्लाइंट को भेजेगा, ठीक है। देन व्हाट इट विल डू, ये आईपी एड्रेस जब मिलेगा तो ये आपकी एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगी, क्योंकि आपको पता है ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर किस पे वर्क करते हैं, वे वर्क ऑन तो सॉकेट एड्रेस, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या रहता है, पोर्ट नंबर चाहिए रहता है, नेटवर्क लेयर पर आपको क्या चाहिए रहता है, आईपी एड्रेस चाहिए रहता है। तो डोमेन नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें उनका आईपी एड्रेस गेट करने के लिए डोमेन नेम सर्विसेज की, डीएनएस सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये आपके क्या करता है, ये मैपिंग रखता है आपके आईपी एड्रेसेस के और उन्हीं एड्रेस के जो नेम्स रहते हैं, क्योंकि एज स्टूडेंट्स हमारे पास नेम्स याद करना आसान होता है रादर देन योर न्यूमेरिक आईपी एड्रेसेस। आप जब भी, तो डीएनएस भी आपका क्लाइंट सर्वर बेस्ड प्रोग्राम रहता है, जो कि किसी भी नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका आईपी एड्रेस सेट करने में हेल्प करता है। जैसे एग्जांपल हमने देखा कि कोई मेल है जिसका हमें डोमेन नेम पता है, ठीक है, उसका हमें आईपी एड्रेस गेट करना है, तो यू कैन मेक यूज ऑफ योर डीएनएस क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम। देन once you get the IP address, then you can make use of your IP layer and network transport layer to send it to the actual host, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो मैपिंग रहती है उसमें क्या रहता है, नेम और एड्रेस रहता है। एक होस्ट फाइल रहती है आपके मैपिंग मेंटेन करने के लिए, जिसमें दे विल बी कीपिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द होस्ट, व्हाट इज देयर नेम एंड व्हाट इज देयर एक्चुअल आईपी एड्रेस, ठीक है। तो ये हमारी जो होस्ट फाइल्स रहती हैं, इनको एक पर्टिकुलर जो मैपिंग्स हमारे पास रहती है, ठीक है, इनको स्टोर करने के हमारे पास दो तरीके रहते हैं। कौन से तरीके रहते हैं, एक फ्लैट नेम स्पेस रहता है और दूसरा आपका हायरार्कियल नेम स्पेस रहता है। फ्लैट नेम स्पेस सिंपल, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, सिंपली एक नेम को उसके एड्रेस के साथ असाइन कर दिया गया है। तो ये दिस फ्लैट नेम स्पेस कैन नॉट वर्क फॉर such a large file system as your as cannot work as a large system जैसे आपका इंटरनेट है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा एम्बिग्युइटी, डुप्लीकेशन, ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो फ्लैट नेम स्पेस आपकी मैपिंग ऑफ एड्रेस स्पेस एंड आईपी एड्रेस के लिए, बाइंडिंग के लिए नहीं यूज करा जा सकता है। तो दूसरा हमारे पास क्या रहता है, हायरार्कियल नेम स्पेस रहता है। हायरार्कियल नेम स्पेस क्या करता है कि आपके इंटरनेट को, आपके ये जो नेटवर्क्स है, इसके जो मैपिंग्स हैं, ठीक है, आपके आईपी एड्रेस और नेम की, इनको एक हायरार्की में डिवाइड करता है, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड, सेवरल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि आपका एक 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 सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी रहेगी, वो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी क्या करेगी, अपने उसके नीचे कुछ सब अथॉरिटीज आएंगी, जिनको जिनको वो उस पर्टिकुलर डोमेन, उस पर्टिकुलर जोन की आईपी एड्रेस की ये जो मैपिंग है, इनको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ फ्लैट डेटा स्ट्रक्चर, वी कैन डिवाइड द डोमेन नेम स्पेस इनटू स्मॉल रीजन्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीकों से आप डिवाइड कर सकते हो अपने डोमेन नेम स्पेस को। एक तरीका हमारे पास डोमेन नेम स्पेस को डिवाइड करने का क्या रहता है, इन द बेसिस ऑन द जेनरिक बिहेवियर, उनका वो पर्टिकुलर जो भी होस्ट है, रजिस्टर्ड होस्ट है, उनका क्या यूज है। जैसे क्या है, ये जो जितने होस्ट इस डोमेन में लाइव कर रहे होंगे, वो आपके एजुकेशन से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वी कैन प्लेस दिस अंडर दिस डोमेन, उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी मैपिंग हम इस डोमेन में प्लेस कर सकते हैं। जो कमर्शियल साइट्स हैं, उनकी डोमेन नेम की मैपिंग हम कॉम वाले हेडर के अंदर, लेबल के अंदर प्लेस कर सकते हैं,
ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ऑर्ग में कर सकते हैं, राइट। इन दिस वे वी कैन डिवाइड योर नेम स्पेस, क्योंकि हम ये पूरी की पूरी मैपिंग एक फाइल, एक फ्लैट फाइल स्ट्रक्चर में नहीं करते हैं, हम इनको एक हायरार्की में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक हमारी सेंट्रल अथॉरिटी क्या कर रही है, इन मैपिंग्स को अलग अलग सर्वर्स में प्लेस कर रही है। उन सर्वर्स के वजह से फर्दर हमारे ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर आपका कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, तो आपका डोमेन नेम स्पेस जिसको हम डिवाइडेड इनटू एक ट्री टाइप के स्ट्रक्चर में स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई डोमेन नेम है, ठीक है, challenger.atc.this.edu, तो क्या होगा, हम रूट से स्टार्ट करेंगे, ये edu है तो इट विल बी कमिंग अंडर योर एजुकेशन डोमेन। इस एजुकेशन डोमेन में हो सकता है देयर इज अनदर डोमेन जिसका क्या नाम है fhda.edu। ठीक है, इस fhdu के अंदर विद इन दैट वी हैव अनदर लेबल विद द नेम ऑफ एटीसी। तो इस तरह से जैसे आपको कोई भी www.wikipedia.com करते हो तो क्या है, दिस इज डिवाइडिंग योर, ये क्या है, डोमेन्स के अलग अलग डॉट से हम सेपरेट करें डोमेन्स नेम्स को। ठीक है, डॉट कॉम का मतलब क्या हो गया कि इट इज कमिंग इन द कमर्शियल। ठीक है, बैक से आप मूव करते हो, कमर्शियल के विदिन आ रहा है, कमर्शियल के अंदर हमें किस पर्टिकुलर डोमेन पे जाना है, इन योर विकीपीडिया। विकीपीडिया के कौन से वर्ल्ड वाइड वेब से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, तो उस तरह से आप अपने डोमेन नेम स्ट्रक्चर को, जो मैपिंग्स को आप एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर में डाल के रखते हो। देन इतना रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अपने डोमेन्स को किस में डिवाइड करें, वी आर डिवाइडिंग देम इनटू सब डोमेन्स। ये खुद भी एक डोमेन्स है, ठीक है, विद इन दैट यू कैन हैव अनदर सब डोमेन्स व्हिच विल बी कीपिंग इंफॉर्मेशन फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन। ठीक, एंड ऑल्सो डोमेन क्या है, लॉजिकली आप अपने डोमेन नेम स्पेस को लॉजिकल डिविजन कर रहे हो उनका। ठीक है, अलग अलग, क्योंकि ये इन हर एक डोमेन्स के अपने अपने सर्वर्स रहेंगे जो कि उस डोमेन के अंदर जितने भी होस्ट लाई कर रहे होंगे उनकी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। ठीक है, और इस इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, कुछ आपके नोड्स होते हैं जिनको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, कुछ सर्वर्स होते हैं जिनको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं फॉर कीपिंग दिस फिजिकल फाइल्स द नेम ऑफ जोन फाइल्स। ठीक है, जोन फाइल्स इन जोन के जो ये जो सर्वर्स हैं इनके पास रहती है, क्योंकि उस पर्टिकुलर डोमेन के इंफॉर्मेशन को इन जोन फाइल्स में दे कीप इट। ठीक है, तो एक आपका रूट सर्वर रहता है, वो डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में डिवाइड होता है, एंड दिस जोन इज द एक सर्वर है जो कि आपकी इस इंफॉर्मेशन को, जो भी नोड्स उस डोमेन के अंदर आ रहे होंगे उनकी इंफॉर्मेशन को अपनी जोन फाइल में स्टोर करेगा। ऐसे हमारे पास कुछ प्राइमरी सर्वर्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी सर्वर्स रहते हैं। प्राइमरी सर्वर्स क्या रहते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन इन फाइल्स को, जो सोन फाइल्स हैं उनको क्रिएट करने की अथॉरिटी रहती है उनके पास, उन फाइल्स को अपडेट करने की अथॉरिटी रहती है। ठीक है, एंड अपडेट करने की रहती है ऑन द लोकल डिस्क, उसकी कॉपी रखते हैं। और जो सेकेंडरी सर्वर रहते हैं, ठीक, वो फाइल को कहीं अपने प्राइम, मतलब दे कैन नॉट क्रिएट और अपडेट द जोन फाइल्स, बट दे कैन गेट दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्राइमरी सर्वर। ठीक है, वो दूसरे प्राइमरी सर्वर या किसी और सेकेंडरी सर्वर से इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, बट दे डू नॉट हैव द अथॉरिटी फॉर क्रिएटिंग और अपडेटिंग ऑफ जोन फाइल्स। ठीक है, अपडेट करने के लिए या कोई जोन फाइल क्रिएट करने के लिए हमें प्राइमरी सर्वर्स चाहिए रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके दो तरह के मतलब सर्वर्स रहते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सर्वर्स। और बाकी आपको बताया कि जो डीएनएस इंटरनेट का है, तो हम उसको कैसे कैसे वे में डिवाइड कर सकते हैं। तो जेनरिक डोमेन्स हैं, कुछ आपके कंट्री के डोमेन्स देखा होगा, .in, .uk, इस बेस पे भी आप डिवाइड कर सकते हो अपने इंटरनेट के स्पेस को। फिर इनवर्स डोमेन होता है जिसमें आप रिवर्स मैपिंग रखते हो, कि अगर आपको कोई एड्रेस पता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप उसका नेम कैसे गेट कर सकते हो। तो ये आपका डीएनएस का रहता है। एक चीज और है कि कैसे इनका जनरिक, जैसे कंट्री का आपको बता दिया, यूके और यूएस, उसके विदिन आप डिवाइड कर सकते हो। देन हाउ, फिर ये जो नेम और एड्रेस या एड्रेस टू नेम जो मैपिंग रहती है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेम एड्रेस रेजोल्यूशन कहते हैं। इस नेम एड्रेस रेजोल्यूशन को करने के लिए हमारे पास दो तरीके रहते हैं, एक हमारा इटरेटिव रेजोल्यूशन रहता है, दूसरा हमारा रिकर्सिव रेजोल्यूशन रहता है। रिकर्सिव रेजोल्यूशन क्या रहता है, जैसे ये एक सर्वर है, ये एक सर्वर है, ये एक सर्वर, ये सर्वर है, क्लाइंट जैसे कोई भी डोमेन के कॉरस्पॉन्डिंग उसका आईपी एड्रेस गेट करना चाह रहा है, तो वो अपने जो इमीडिएट
पेरेंट सर्वर होगा उसको रिक्वेस्ट भेजेगा। अगर इस सर्वर के पास इसकी इन्फॉर्मेशन है तो इट विल रिटर्न टू इट, अगर नहीं है तो ये क्या करेगा, रिकर्सिवली अपने जो इसके अबव लेवल पे, क्योंकि ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, जो इसका पेरेंट सर्वर है उस पर इन्फॉर्मेशन करेगा, तब तक ही भेजेगा जब तक इन्फॉर्मेशन रूट सर्वर, अगर यहाँ इसके पास भी नहीं मिल रहा है तो रिकर्सिवली इसको और आगे फॉरवर्ड करेगा, ये इन्फॉर्मेशन फिर जाएगी रूट सर्वर के पास। रूट सर्वर क्या करेगा, देखेगा कि ये जो भी आप मैपिंग गेट करना चाह रहे हो, रेजोल्यूशन निकालना चाह रहे हो, किस किस पर्टिकुलर डोमेन में लाई कर सकता है, देन इट में चेंज द डोमेन से ईडीयू से हो सकता है डॉट कॉम वाले डोमेन के सर्वर्स पे लाई करता है, तो रूट सर्वर इसको फॉरवर्ड करेगा to the other domain. From here, it will be getting it request. So in this way, it will be recursively forwarding this request for resolution of address in a recursive fashion to the अपने parent server को, ठीक। और यहाँ कब तक के जाएगा, जब तक अगर इन सर्वर्स कहीं पे भी ऑन द पाथ नहीं मिला तो इट कैन गो अप टू द रूट सर्वर विच विल सी कि ये किधर किस डोमेन में लाई कर सकता है, तो ये आपका रिकर्सिव रेजोल्यूशन अप्रोच रहता है। दूसरा हमारे पास इटरेटिव रेजोल्यूशन अप्रोच रहता है। इटरेटिव क्या रहता है, जो भी क्लाइंट है जिसको भी ये एड्रेस रेजोल्यूशन मैपिंग चाहिए, फर्स्ट इट विल बी सेंडिंग इट रिक्वेस्ट टू अ पर्टिकुलर, मतलब यहाँ पे कोई रिकर्सिव वे में नहीं है, एक सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी, वो सर्वर को अगर पता है मैपिंग, इस एड्रेस मैपिंग पता है तो इट विल रिटर्न दिस रेजोल्यूशन, ठीक है, जो भी एड्रेस नेम एड्रेस रेजोल्यूशन रिटर्न करेगा। अगर नहीं है तो ये क्लाइंट को इन्फॉर्म कर देगा कि पॉसिबली किस सर्वर के पास ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो मान लिया इसने रिटर्न करके बोला कि नहीं आप इस जो इसका पेरेंट सर्वर है, ईडीयू सर्वर है, वहां पे आप रिक्वेस्ट भेजो, तो ये खुद रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा है, क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दूसरे सर्वर पे भेजे। अगर इस सर्वर पे इन्फॉर्मेशन मिल गई तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो इट विल इन्फॉर्म कि इट इज अ पॉसिबिलिटी, इट शुड गो टू द रूट सर्वर। रूट सर्वर पे इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, मिल गई, रूट सर्वर पे इसकी मैपिंग मिल गई, देन गुड, अदरवाइज it will send to some other servers. So यहाँ पे client will be iteratively sending it to different servers until unless it does not get your name address mapping. ये ओवरव्यू है, आपको डीएनएस का फंक्शनिंग पता होना चाहिए, कैसे ये आपका एड्रेस मैपिंग रखता है, ठीक है। यहाँ पे आपका हायरार्कियल डेटा, हायरार्कियल नेम स्पेस मेंटेन करता है, डिवाइडिंग योर डोमेन नेम स्पेस इनटू जोन्स एंड इनटू डोमेन्स, ठीक है। जोन आपका क्या रहता है, एक सर्वर रहता है जो कि ये जोन फाइल मेंटेन करता है फॉर कीपिंग दिस मैपिंग उस पर्टिकुलर डोमेन की, ठीक है। और क्यों हम ये करते हैं, क्योंकि एक ही सर्वर पे हम सारी इन्फॉर्मेशन फ्लैट नेम स्पेस मेंटेन करके एक ही सर्वर पे नहीं कर सकते हैं, इसको हमें डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि इतना बड़ा आपका इंटरनेट है, वी हैव टू डिवाइड इट इनटू डिफरेंट डोमेन्स, ठीक है। और हर डोमेन का एक डेडिकेटेड सर्वर रहेगा जो कि उस डोमेन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक हायरार्कियल फॉर्म में स्टोर करेगा, ठीक है। और इन सर्वर्स को हमें रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है नेम एड्रेस रेजोल्यूशन के लिए। तो नेम और एड्रेस की मैपिंग आपकी कैसे मेंटेन होती है, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ द डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। तो ये आपकी डीएनएस क्या है, आपकी एप्लीकेशन लेयर की सर्विसेज है, जो ये डीएनएस की सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू योर क्लाइंट, ठीक है। जैसे अगर आपको वेब पेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एचटीटीपी पे भी आपको क्या रहता है, आप डोमेन नेम डालते हो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस जानने के लिए आपको डीएनएस की सर्विस यूज करनी पड़ेगी टू गेट द कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस। या जैसे यहाँ पे ईमेल का है तो एसएमटीपी क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा डीएनएस क्लाइंट को फॉर गेटिंग योर आईपी एड्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू योर टू दिस पर्टिकुलर नेम। तो ये डीएनएस आपके एप्लीकेशन लेयर की सर्विस है। और आगे तो हम टेलनेट और ये ओवरव्यू आपको देखना है, पता होना चाहिए कि ये किस पोर्ट पे चलता है, और आगे हम टेलनेट एफटीपी ईमेल इनको थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है।